चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय नंबर 12 सूत्र क्रमांक 74। निकालिए जरा अपने अपने कैमरे को ऑन रखो। प्रवीण जी, युवराज जी, दृष्टि, हाँ कैमरे को ऑन रखो। पता ही नहीं चलता आप लोग हो नहीं हो, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो। ऋषभ कुमार जी निकाले आप लोगों ने चिकित्सा स्थान। हरलाल जी क्या हाल है आपका? सामने कैमरे खोल के बैठो ना तो अच्छा लगता है ना, एक दूसरे को देखते हुए। दृष्टि, चलिए अब हम बात करने वाले हैं गंभीर, हमारे शरीर की जो गंभीर अवस्था है ना डिजीज की, उसके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे, जिसका संबंध कैंसर से भी हो सकता है, ट्यूमर से भी हो सकता है। तो सूत्र क्रमांक 74। सोफास्तु गात्रावयवाश्रिताय ते स्थान दुष्याकृति नाम भेदात् अनेक संख्या कतिचित् च तेषां निदर्शनार्थ गदतो निबोध। ये पढ़ा आपने? अब ये क्या कह रहा है? शरीर में किसी भी अवयव में, किसी भी धातुओं में अनेक कारणों से जो स्वयथु यानी इंफ्लामेशन होता है, जो उभार उत्पन्न होता है, जो शोथ यानी स्वेलिंग होती है, वे स्थान भेद से, दूष्य और धातुओं के भेद से, आकार प्रकार और नाम के भेद से बहुसंख्यक हो सकते हैं। उनमें से जो भी शरीर के कहीं भी किसी भी स्थान में इस तरह के स्वेलिंग होने से स्थान भेद से नाम भेद हो सकता है, लेकिन चिकित्सा सब में लगभग एक ही रहेगा। तो पहले नंबर में इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। अब ये मस्तिष्क से उस सूजन, उस शोथ की चिकित्सा कर रहे, और यही आयुर्वेद की वैशिष्टता है। अगर हम एलोपैथ की तरफ जाएंगे तो यहाँ जितने भी जो डिजीज हम यहाँ पर अब चर्चा करने वाले हैं, उसका अलग अलग डिजीज के ऊपर स्पेशलिस्ट है। अब तो सुनने में आया जो दांत के डॉक्टर होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको? डेंटिस्ट बोलते हैं। तो डेंटिस्ट में भी मैंने ये सुना है कि नीचे वाले दांत के अलग और ऊपर वाले दांत के अलग, लेफ्ट आई का अलग, आंखों के स्पेशलिस्ट, राइट साइड की आंख का अलग। अब देखो एलोपैथ में कितना कंफ्यूजन है और कितनी घुमाव। अगर हम आयुर्वेद पढ़ते हैं, अगर हमारा शरीर आयुर्वेदिक शरीर विज्ञान के हिसाब से अगर वाकई में शरीर चलता है, तो हम ये पढ़ चुके हैं कि भैया अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम है, उसके वजह से ब्रेन में दिक्कत होती है ना। अक्सर हम देखते हैं कि उसको पहले आईबीएस था और बाद में एपिलेप्सी हो गया। मेरे पास आज एक पेशेंट आया था, पहले उसको आईबीएस हुआ और बाद में उसको एपिलेप्सी हुआ। उसने जब तक आईबीएस रहा तब तक आईबीएस की ट्रीटमेंट करता रहा, और वो बाद में एपिलेप्सी हो गया। फिर वो अब आईबीएस के पास भी जाता है और एपिलेप्सी के पास भी जाता है, या वो एपिलेप्सी के पास जाता है क्योंकि आईबीएस से ज़्यादा मतलब क्रिटिकल कंडीशन उसको एपिलेप्सी लग रहा है, बार बार मिर्गी के दौरे आ रहे हैं। अब वो ब्रेन जो है, वो एपिलेप्सी का जो डॉक्टर है, वो ब्रेन का मैपिंग करता है। कभी बोलता है एमआरआई कराओ, कभी बोलता है ईसीजी कराओ, कभी बोलता है सीटी स्कैन कराओ, लेकिन किसी भी प्रकार के डायग्नोसिस में उसका जब कोई डिजीज नहीं दिखता तो कहता है ये तो
सामान्य सी अवस्था है, इसको पता नहीं क्यों हो रहा है, तो वो कुछ कुछ नशे की दवाइयां दे देता है, चलो भाई ये दवाई को खाओ, एप्टोइन वगैरह इस तरह का मेडिसिन होता है, जबकि उसका कोई लेना देना ही नहीं है उस केस में, उस पेशेंट में। दिक्कत कहाँ से शुरू हुई है? उसके बड़ी आंत से, यानी लीवर से। अब लीवर का डॉक्टर अलग है, उस आईवीएस के डॉक्टर ही बिल्कुल अलग है, और उसको एपिलेप्सी के बारे में कोई नॉलेज नहीं, उसने पढ़ाई नहीं है, क्योंकि वो उस चीज को उस तरह से देखते हैं। अब देखो यहाँ पर आयुर्वेद इसको किस तरह से देखता है। जैसे सेल्यूलिटिस स्कैल्प के करके एक डिजीज है जिन्हें हम एलोपैथ में देखते हैं, और आयुर्वेद में इसको सिरसोथ। आप देखो सबसे पहले 74 के बाद जो दोषास्त्रयस्वई कुपिता निदानै कुर्वन्ति सोफम सिरसा सुधोरम। अब ये कहता है कि जो हमने 74 में जो कहा कि स्थान भेद से अलग अलग जगह में शोथ हो सकता है, उसका पहला एग्जाम्पल हम सिरशोथ के रूप में लेंगे। तो एलोपैथ में सेल्यूलिटिस स्कैल्प के करके इस नाम से इस कंडीशन को जाना जाता है, या ब्रेन के अलग अलग हिस्से में कहीं पर भी जो स्वेलिंग होगा तो उसको अलग अलग नामों से जाना जा सकता है। लेकिन आयुर्वेद में सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ नहीं रही है क्या आप लोगों को? नहीं आ रही है, कम आ रही है। गुरुजी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर है सर, क्लियर आ रही है बिल्कुल। आ रही सर, बढ़िया आ रही। ठीक है, तो आ रही है। अभी मैंने जो आपको कहा वो समझ में आया? जिनको सुनाई नहीं दे रहा है, एक सेकंड, जिनको सुनाई नहीं दे रहा है, अभी चलेगी आवाज गुरुजी। जिनको सुनाई नहीं दे रहा है वो कल इसको लेक्चर को रिकॉर्ड जो है उसको सुन लेना, लेकिन जिनको सुनाई दे रहा है वो जरा ध्यान से सुनो। आप देखो किसी के ब्रेन में स्वेलिंग हो गया, वो एलोपैथ में किसी भी नाम से उसकी चर्चा, जैसे बहुत सारे एपिलेप्सी के केस में ब्रेन में स्वेलिंग हो रही होती है। अब स्वेलिंग हो गया तो उसमें कुछ 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 वो अपने एंड से दवाइयां देते हैं, जैसे क्या बोलते हैं इसको, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है ब्रेन में अक्सर, तो क्लॉटिंग होने से भी वहाँ स्वेलिंग होती है, उसके वजह से भी एपिलेप्सी का सीजर होता है। जब होता है तो क्लॉटिंग का कोई लेना देना ही नहीं है, उससे जो स्वेलिंग हो गया उसकी कोई चर्चा नहीं होती। एपिलेप्सी होने के बाद एपिलेप्सी की दवाई दी जाती है, या कुछ इंजेक्शन डाल दिया जाता है, वो क्लॉटिंग के ऊपर वो काम करता है, ठीक है, कई हद तक तो वो सही काम करता है, अच्छी बात है। लेकिन उसका पीछे का संप्राप्ति या जड़ क्या है, इसके ऊपर कहाँ वो विचार करते हैं। संप्राप्ति नाम का जो चीज है एलोपैथ में कहाँ से शुरू हुआ, और उसकी तो उस लेवल में होता होगा। एलोपैथिक साइंस भी बहुत बड़ा है, आधुनिक शास्त्र है तो बहुत कुछ है, लेकिन डॉक्टर इतने आलसी होते हैं कि इतना कुछ वो प्रयास शायद नहीं करते, इसीलिए ये सारे पेशेंट आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आते हैं। नहीं होता होगा वहां, वो सारे विश्लेषण नहीं करते, उसका व्याख्या नहीं करते। तो अभी हमने कहा सेल्यूलिटिस स्कैल्प में ये क्या है, इसकी क्या चिकित्सा करनी चाहिए, सोयथु की चिकित्सा, अभी हम उसके ऊपर चर्चा करने ही वाले हैं। दूसरे नंबर में देखिए 75 में अंतरगले। अब ये आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये आप सबके लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो यहाँ से आप अंदाज लगा सकते हैं, कितनी जरूरी चीजें अभी हम पढ़ रहे हैं। आप देखो, हम कहते हैं ना टॉन्सिल हो गया या टॉन्सिलाइटिस, ऐसा कुछ करके बोलते हैं उसको। आयुर्वेद में सालुक ऐसा रोग इस नाम से 75 वाला सूत्र इसको जनाते हैं। इसका सिम्टम्स क्या है? जब वातादि दोष प्रकोपित होकर गले के भीतर सोयथु में जो हमने इसकी सारी जो संप्राप्ति आदि जो बताए थे, वही सब चीजें यहाँ उत्पन्न करता है, जो श्वास प्रश्वास में रुकावट उत्पन्न करता है, उन्हें सालुक बोलते हैं आयुर्वेद में, एलोपैथ में टॉन्सिल बोलते हैं। कंठ सालुक, सालुक कंठ सालुक ऐसा कुछ बोलते हैं, सुश्रुत इनको कंठ सालुक के नाम से, इसको टॉन्सिलाइटिस ऐसा करके इसको समझ लो, सर ये जरूरी है। अब इसकी चिकित्सा कैसे करें?
क्या हो गया जी? टॉन्सिल हो गया। क्या चिकित्सा करें? अब हम ढूंढते रहते भैया टॉन्सिल की क्या ट्रीटमेंट होगी। तो ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए? सोयथो चिकित्सा में जो भी व्यवस्थाएं हैं चिकित्सा, उसकी जो संप्राप्ति, उसकी जो हेतु है, उसका जो पूर्व रूप है, उसके जो कफ पित्त वात, उसके आधार दिमाग में वो सारी चीजें आनी चाहिए। टॉन्सिल। दूसरे नंबर में आ गया 76 सूत्र देखिए जरा। गलस्य संदौ चिबुके गले च सदा हरागः श्वसनास चोग्र। अब ये यहाँ एक नाम है जिसका नाम है विडालिका। डिजीज का नाम है विडालिका। इसको विडालिका में बहुत सारे अलग अलग कंडीशन होते हैं जो हम यहाँ देख रहे हैं। गले की संधि में, ये जो गला है, गले और ये हमारी इसकी ये जो संधि है, यहाँ पर स्वेलिंग अगर हो जाए तो इसको एलोपैथ में समूचे रूप से 2-3 अलग अलग नाम है, लेकिन एक नाम जो सबको कवर कर सकता होगा उसका नाम है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया नाम का जो डिजीज है इसको आप नोट कर लो। इसी को विडालिका बोलते हैं। और इसकी ट्रीटमेंट कैसे करना है सोयथो चिकित्सा के हिसाब से, हालांकि अभी हम चिकित्सा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो डिप्थीरिया इसको आप नोट कर लो। अब आ गया तालु विद्रदी। तालु विद्रदी 77 में देखिए जरा। वातादि तीनों दोषों के प्रकोप से तालु प्रदेश में, हाँ, डिप्थीरिया। तो तालु प्रदेश, तालु क्या है? जीभ को ऊपर की ओर ले जाओ, ऊपर का जो भाग है वो हमारा तालु प्रदेश हो गया। तो वहां अगर दाह यानी जलन और पाक यानी वहां ऐसे कोई बार बार घाव जो है पक जाता होगा, स्वेलिंग हो जाता होगा, तो उसको तालु विद्रदी बोलते हैं। इसको एलोपैथ में पैलेटल एब्सेस इस नाम से जानते हैं। पैलेटल एब्सेस, ठीक है। इसे आयुर्वेद में तालु विद्रदी बोलते हैं। ये एलोपैथिक नाम यहाँ लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम यहाँ इसीलिए ले रहे हैं, थोड़ा सा मैंने इधर उधर से ढूंढा इसके नाम क्या है। अभी मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी नाम से अगर हमारे पास कोई पेशेंट आया तो उस नाम से रिलेटेड चिकित्सा हमें ढूंढना नहीं है, हमें सोयथो चिकित्सा के इस अध्याय के ऊपर मूल्यांकन करना है। अब आ गया उपजीविका और अधिजीविका। ये है 78। यो दंत मांसे सुतुरक्त पित्तात् पाको भवेत् सोपकुशः प्रदिष्ट स्याद्दंत विद्रद्यपि दंत मांसे सोफा कफाचुत सोडित संचयोत्थ। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये सब के सब जो अवस्थाएं, चाहे वो डिप्थीरिया हो, टॉन्सिलाइटिस हो, सेलुलिटिस स्कैल्प हो, चाहे पैलेटस ना पैलेटल एब्सेस हो, अभी जो हम उपजीविका जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, ये ग्लोसाइटिस बोलते हैं इसको, ग्लोसाइटिस उपजीविका, और अधिजीविका को रेनुला बोलते हैं। तो ये सब के सब, ये सब के सब कैंसर जैसी अवस्था तक पहुंच सकते हैं। दांत के कैंसर, जीभ का कैंसर जिन्हें हम कहते हैं ना, वो सभी का प्रारंभ यहीं से होगा। अगर कोई दांत के कैंसर को लेकर के आता है, अगर कोई दांत के कैंसर को लेकर के आता है, तो इन्हीं चीजों को हमें यहाँ पर समझना होगा। अगर कोई गले के या इसके कैंसर को लेकर के आता है तो भी इन्हीं तरह के नाम और इसी तरह के सिम्टम्स को लेकर के वहां जलन होगी, पाक होगा, ये सारी चीजें होगी, ठीक है। अब आ गया उपकुश। उपकुश, उपकुश में क्या है? रक्त और पित्त दोष के प्रकोप से दांतों के मसूड़ों में पाक होता है। अक्सर हम देखते हैं ना, दांत के मसूड़े पक जाते हैं, जलन होता है, दर्द होता है, तो उसको बोलते हैं उपकुश। एलोपैथ में इसको जिंजिवाइटिस बोलते हैं। जिंजिवाइटिस, जिंजिवाइटिस। तो यह जो जिंजिवाइटिस है यह भी बाद में कैंसर, जिन्हें एलोपैथ में मेलिग्नेंसी बोलते हैं, तो मेलिग्नेंसी की ओर ये बाद में जा सकता है। अब आ गया दंत विद्रधि। स्यादंत विद्रध्यपि दंत मांसे सोफा कफात सोडित संचयुत्थ। दंत विद्रधि, दांत
के अंदर दांत में बड़ी दर्द हो रही है, जलन हो रहा है, इतनी असहनीय हुई कि वो, क्योंकि एक केस आया था मेरे पास, इसीलिए मैं कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ। दांत को जब निकाला, डॉक्टर ने कहा कि यार अंदर तो कुछ घाव जैसे कुछ बने हुए हैं, मवाद से निकल रहा है। तो जाकर के बाद में डायग्नोसिस हुई, तो वहां फिर कैंसर ऐसे करके डायग्नोसिस हुआ बायोप्सी करने के बाद। तो डेंटल एब्सेस इस अवस्था को एलोपैथ वाले बोलते, बाद में वो डेंटल कैंसर या कुछ और नाम से भी वहां पर जाना जा सकता होगा। अलग अलग अवस्थाएं, कंडीशन और स्थान के हिसाब से दांत के अंदर भी अलग अलग नाम हो सकते हैं। लेकिन इमरान जी, अभी उसके ट्रीटमेंट के ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें हो गई। अब आइए जरा 79 में, गलस्य पार्श्वे गलगंड एक स्याद्गंड माला बहुभिः सगंडहि साध्या स्मृतापीन। क्या हो रहा है? ठीक है, साउंड आ रही है ना? देवराज जी ऑडियो को म्यूट रखिए जरा। ज्यादा IST IST क्या? देवराज जी, देवेंद्र जी आप जरा बंद करो जरा ऑडियो को। देवेंद्र जी आवाज ही नहीं है, क्या चक्कर है? अभी बंदा है ही नहीं, सब कर लिया मैंने तो। गुरुजी उनको सुनाई नहीं देता है, इसीलिए ऐसा कुछ हुआ होगा। ओके। तो गलगंड को गोइटर बोलते हैं और लिम्फेडेनाइटिस बोलते हैं गंडमाला को, जैसे आप सब लोग जानते हैं। तो लिम्फेडेनाइटिस, गंडमाला इज इक्वल टू लिम्फेडेनाइटिस और गलगंड इज इक्वल टू गोइटर। तो यह भी शोथ के ही इसी अध्याय के अंतर्गत आने वाला है। और आप सभी लोग जानते हैं ये सभी जो अवस्थाएं हैं, ये कैंसर जैसी अवस्थाओं तक भी ये सभी चीजें पहुंच जाती है। गुरुजी आवाज नहीं आ रही है, एक बार चेक कर लो ना। देवेंद्र जी आप पहले एग्जिट हो जाओ, फिर दोबारा आ जाओ। हमारे यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या चेक करेंगे, बाकी सभी लोग सुन रहे नहीं, हैं। मेरे यहाँ तो ठीक है सर, बिल्कुल सारा चेक कर लिया, दोबारा चल स्टार्ट कर लिया बंद करके। तो भैया बाकी लोग कैसे सुन रहे फिर? अब बहुत थोड़ी आवाज आ रही है, बिल्कुल कान के लगाने से, फोन कान के लगाता हूँ ना तब देवेंद्र आती जी है। आपके पता नहीं है, सबको आवाज आ रही है। गुरुजी नहीं, ये ना एक मेरी बार तो हमारे साथ भी हुआ था, तो हमने ना तब ये ईयर प्लग लगा के किया तो आवाज आ रही है, लेकिन ये कभी कभी किसी के साथ हो जाता है। कभी कभी हो जाता है। ईयर प्लग, हाँ ईयर प्लग लगा लो, देवेंद्र जी ईयर आप प्लग कोई लगा लो। ऐसा अच्छे कंपनी का ईयरफोन लेके आ जाओ। आप जरा कैमरे खोलिए, जरा दिखाइए। मेरा एप्पल का फोन है, ये एप्पल का। जिसका भी हो उसका इसमें हाँ, 15 इसमें फोन आ आपने जाते हैं इसमें, माइक्रो ऐसा फोन है ये। इसमें आप आपने माइक में जाओ। माइक्रोफोन मोड एक्टिव किया है, इसकी जगह स्पीकर एक्टिव करो तो आवाज आ देवेंद्र जी जाएगी माइक्रोफोन मोड से बेहतर ये हटके। रहेगा आप एप्पल की जगह में कुछ और जो है ना ये गलत एंड्रॉइड वाला बात है कुछ चला आपकी, वो ऐसे सही कहना। है। एप्पल के माइक के साउंड में जाओ, वहाँ पे ऑडियो माइक सर को जी आप लाउड इसमें स्पीकर में स्पीकर मोड एक्टिव कर लो, आपका माइक्रोफोन ठीक है, मोड चलिए जरा हम ज्यादा टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे। एक्टिव है। हाँ, तो लिम्फेडेनाइटिस के ऊपर अभी हमने चर्चा किया। इन सभी का संबंध अभी हम जैसे गलगंड थायराइड की जो हम चर्चा करते हैं, या गलगंड गले में गांठ की हम जो चर्चा करते हैं। अभी देखो जरा यहाँ शोथ में पूरे ब्रेन से लेकर के आंख, नाक, दांत, ये सारी चीजें चर्चा हो रही है ना। तो कहाँ कहाँ ये सारी चीजें जा रही है और उसकी चिकित्सा अभी बाद में हम एक झटके में एक साथ में देखेंगे। तो गलगंड हो गया, गंडमाला हो गया, इनके इंग्लिश नाम और आयुर्वेदिक नाम प्रयास करना। आयुर्वेद वाला जो नाम है उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए जरा इसकी चिकित्सा के बारे में बता रहा है 80 नंबर वाला सूत्र। तेसाम सिराकाय सिरो विरेका धूम पुराण से घृतस्य पानम। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि जो ये 80 नंबर वाले सूत्र में बता रहा है वही चिकित्सा हमें करना है। और भी बहुत सारी चिकित्सा, कौन सा दोष है, कौन सा धातु है, कुछ धातु पाचक दवाइयां भी दे दो, दोष समन करने वाली दवाइयां भी दे दो। देखो जैसे यहाँ पर अगर सिर में शोथ है, सालुक है, गलगंड है, गंडमाला है, तब क्या करना है? तब हमें सिरावेद करना है, क्योंकि यहाँ सोयथु है। दिमाग में क्या रखना है?
गलगंड या लिम्फेडेनाइटिस दिमाग में नहीं रखना है। अरे भैया इसका तो गोइटर हो गया है, चलो इसकी क्या दवाई ढूंढते रहते हैं ना, गले में भैया गांठ हो गया क्या करे, तो हम कुछ न कुछ लगाते रहते, कुछ न कुछ। ज्यादातर तो दिमाग में कचनार गूगल ही आता है, तो कचनार गूगल तक तो हमें बाद में पहुंचना है। पहले ये क्या बोलते हैं, सबसे पहले हमें चाहे तो सालुक हो जो दांत में घाव वगैरह जो था, चाहे गलगंडा हो, चाहे ब्रेन में कहीं ना कहीं स्वेलिंग हो, हर जगह में हमें क्या करना है, सिरावेद करना है। कहीं यहाँ से करो, कहीं यहाँ से करो, कहीं यहाँ से करो, अलग अलग अवस्थाओं में। गले में है तो इस जगह से, दांत में है तो यहाँ से, या दांत के अंदर भी। जैसे आप मुंह को आ करो, आ करने के बाद ऊपर तालू में ना, मैं आपको उसका फोटो भेज दूंगा। नीडल लेना है 24 नंबर वाला, और तालू के बीच में जो एक धार जैसा बना हुआ रहता है ना, उसके दोनों साइड में, वो मैं आपको दिखाऊंगा, वहां बिद्ध करना है नीडल से, टक टक करके टच करना है, वहां से ब्लड निकलेगा। ये सालुक चाहे दांत का रोग हो, चाहे तो गले का रोग हो, और चाहे तो गले के ऊपर जो तालू भाग में होने वाले कोई भी रोग हो, उसमें ये अच्छा काम करता है, बशर्ते उसमें कोई भी कैंसर नहीं होनी चाहिए। रक्त मोक्षण की अवस्था अगर आपको समझ में आता है, यहाँ दोषों में पित्त और रक्त दुष्ट होकर के उस स्थान में बैठे हुए आपको लगता है, तो वहां रक्त मोक्षण करना है। कैंसर जैसी अवस्था में रक्त मोक्षण नहीं करना होता है, वहां अग्निकर्म का महत्व होता है कैंसर जैसी अवस्था में। चलो उसको हम बाद में समझेंगे। तो सिरावेद का महत्व समझ में आया। कहीं कहीं यहाँ से निडल को टक करके डालते हैं और यहाँ खून का धार निकलता है। अगर ब्रेन में कहीं स्वेलिंग हो रहा है, कुछ हो रहा है, ब्रेन में क्या हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई, सिर में ज्यादा दर्द, ब्रेन में। अब यहाँ ग्रंथकार ने क्या बोला, सबसे पहले 80 नंबर वाले सूत्र में, ब्रेन के अंदर अगर कहीं पर भी स्वेलिंग है, जैसे एपिलेप्सी के बहुत सारे अवस्थाओं में ये चीजें दिखती है, तो वहां पहला चिकित्सा क्या है भैया, सिरावेद करना है। अब सिरावेद कहाँ से करना है, ज्यादातर तो ब्रेन के लिए यहाँ से की जाती है। अगर रक्तपित्त की वजह से ऐसा हुआ है, शोथ हुआ है ब्रेन के अंदर, पहले बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुआ था, नाक से ब्लड आ रहा था, या पहले उसको ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी, तब समझदारी पूर्वक यहाँ से ब्लड को निकालना है। यहाँ नस होता है, उसको पहले देखना पड़ता है, वो कभी प्रैक्टिकली सामने जब कभी बैठेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि कौन सा वाला नाड़ी है। तो सिरावेद करना है। अगर आपको लगता है कि कफ इसमें ज्यादा दुष्ट है तो वमन, अगर पित्त दुष्ट है तो विरेचन करना है, अगर वायु ज्यादा दुष्ट है, कफ दुष्ट है, तो सिरो विरेचन यानी नस्य करना है, नाक में तेल डालने वाली जो क्रिया है। अगर वायु और कफ ज्यादा दुष्ट है तो धूमपान करना, नाक में धुआं देना है। अलग अलग दवाइयों का धूमपान की व्यवस्थाएं बताया गया है, लेकिन यह क्या बोलता है कि आपने इसमें बेसिकली उस अवस्था में अगर ब्रेन में अगर ऐसे कोई दिक्कत है, जैसे दांत के अंदर ऐसा कुछ हो गया, कैंसर नहीं है, तो निडल को ले जा करके उसके अंदर डाल दिया जाता है, चुबाया जाता है, वहां से ब्लड निकलता है, दुष्ट दोष बाहर निकल जाते हैं। तो यह भी एक चीज है, लेकिन विद्ध कर्म करते वक्त बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। और उसके बाद पुराने जो घृत है, पुराना घृत, बहुत पुराना घृत, कम से कम 10 साल 20 साल 15 साल, मतलब उस तरह के जो घी है उसका पान करना भी यहाँ बहुत अच्छा होता है। मुख के आभ्यंतर यानी कि गले के अंदर और बाहर अगर यहाँ शोथ होता है, मुंह के अंदर बाहर कहीं स्वेलिंग होती है, तो उपवास करना चाहिए, औषध चूर्णों का घर्षण करना चाहिए। मुख में अगर शोथक न सौम्य औषधियों का कल्क धारण कर उसे जीभ के सहारे मुख के भीतर घुमाते रहते हो, तो यह भी मुंह के अंदर, चाहे दांत में हो, चाहे जीभ में हो, चाहे मसूड़ों में हो, कहीं पर भी अगर स्वेलिंग होती है तो सोयतु है, तो इसके लिए ये चिकित्सा यहाँ बताया है। अब आ गया देखो 81 नंबर में, अंगैक देशे स्वनिलादिभिः स्यात् स्वरूपधारी स्फुरणः शिराभिः ग्रंथिर्महान् मांस भवस्त्वनन्ति मेदो भव स्निग्धतमः सलस्स। ये यहाँ पर
जो ग्रंथि शोथ, अब हमारे शरीर में ग्रंथियां तो बहुत सारे हैं, है ना, बहुत सारे ग्रंथियां है ना, रक्त, मांस, मेद, ये तीनों ही ग्रंथि निर्माणक है। तो पहले हमें समझना होगा जो ग्रंथि शोथ है वो रक्तज ग्रंथि है, मांसज ग्रंथि है या मेदोज ग्रंथि है। पहले डीपली जाओ, समझो कि यह ग्रंथि रक्त धातु के रक्तज स्रोतस के अंदर हो रहा है या मांस धातु के स्रोतसों में हो रहा है या मेद धातु के चैनल में हो रहा है। यानी मेदज ग्रंथि है, मांसज ग्रंथि है, रक्तज ग्रंथि है, किस ग्रंथि में शोथ हो रहा है, इसके सिम्टम्स यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो ग्रंथियां शिराओं के विकार से उत्पन्न होता है उनमें स्फुरण यानी फुदकना जिन्हें हम कहते हैं होता है। हमारे शरीर में जो फुदकता है ना, जैसे कुछ लोग कहते हैं सर मेरे यहाँ बार बार फुटफुट फुटफुट करता है, कभी सिर में करता है, कभी गले में करता है, कभी पीछे की ओर करता है, कभी पैरों में, कुछ लोग कहते हैं सर चूहे जैसे दौड़ रहा है। तो यह जो दौड़ने वाली, जो फुदकने वाली जो चीजें हैं, यह मांस ग्रंथि के अंतर्गत होने वाली चीजें हैं। ठीक है, वह विशाल आकार के होते हैं और उसमें लगभग वेदना नहीं होता जो ग्रंथि। ठीक है, तो जहां वेदना नहीं होती, जहां फुदकता ज्यादा है वह, और जिसकी आकार थोड़े बड़े होते हैं, वह क्या है, वह मांस विकार यानी कि वह मांस धातु के ग्रंथियां है। विशाल आकार हो जिसमें और उसमें वेदना नहीं होती, और जो ग्रंथि मतलब ये मांस की हो गई, जो ग्रंथि मेद धातु के विकार से उत्पन्न होते हैं उनमें चिकनाहट अधिक होती है और चंचल होता है। यानी जिस ग्रंथि में ज्यादा चिकनाहट है वह मेदोज ग्रंथि है, जिसमें चिकनाहट कम है, जिसमें विशाल थोड़े बड़े हैं वो उसकी सारी चीजें, और जो फुदकता ज्यादा है वह मांसज ग्रंथि है। ठीक है, तो ये विशेष करके मांस और मेद, इन दोनों ग्रंथियों के बारे में यहाँ पर इन्होंने चर्चा किया है। इसको एलोपैथ में लिम्फ नोड स्वेलिंग बोलते हैं। ये लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड स्वेलिंग, ये एलोपैथ का नाम है। इसी को हम ग्रंथि शोथ बोलते हैं और इसका संबंध स्वयथु चिकित्सा से है। अब यहाँ देखो, चाहे मांस हो चाहे मेद हो, इसकी चिकित्सा क्या है, तो ये 82 से लेके 85 तक के इस श्लोक को देखिए। संशोधित स्वेदितमस्म काष्ठै, ग्रंथि शोथ के रोगी का सबसे पहले आवश्यकता अनुसार वमन विरेचन द्वारा शोधन करके ग्रंथि का स्वेदन करना है। तदनंतर यदि ग्रंथि पकी हुई ना हो, दो अवस्था है ना, जैसे हम व्रण रोग में भी देखते हैं, पहले पढ़ते आए हैं, कोई भी व्रण है, जैसे किसी का घाव हो गया, तो यही देखना है कि भैया वो पका हुआ है या कच्चा है। कच्चे अवस्था के ग्रंथि की चिकित्सा और तरह से होगा, पके हुए की जो ग्रंथि है उसकी चिकित्सा और तरह से होगा। ग्रंथि जब पक जाता है, फूट जाता है, मवाद जब इधर उधर बिखरने लगते हैं, तो उसके बाद जो होगा वही मैलिग्नेंसी, वही कैंसर की अवस्था है। अगर ये रक्त धातु से रिलेटेड होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, वही चीजें मैलिग्नेंसी होगी, रक्त धातु से संबंधित। तो गुरुजी, हाँ, एक थोड़ा सा ये है कि एक बार ये कैंसर की एग्जैक्ट टर्म जैसे कैंसर को हम करते हैं, क्या चीज होती है, मतलब कैंसर मैं कहते हैं वही यहाँ पर देखो, ये स्वयं चिकित्सा को आप ध्यान से पढ़ लो, आपको कैंसर समझ में आ जाएगा। कैंसर बेसिकली, कैंसर में ना आपने 3 चीजें देखना है। पहले नंबर में व्रण, दूसरे में स्वयं, तीसरे में विसर्प। नोट कर लो, ये 3 चीज हमें अगर बढ़िया समझ में आ गई, व्रण, स्वयं और विसर्प। स्वयं का मतलब क्या है, जहां स्वेलिंग होती हो, लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो गई या एब्सेस हो गया। बेसिकली एब्सेस होना भी ये व्रण के कैटेगरी में आ जाता है। आ रहा है समझ में? सबसे पहले क्या होगा, स्वयथु यानी स्वेलिंग होगी, किन्हीं कारणों से स्वेलिंग होगी। उसके बाद क्या होगा, एब्सेस होगा यानी व्रण होगा। तीसरे नंबर में क्या होगा, वही व्रण जब एब्सेस क्या होता है गुरुजी?
एब्सेस इज इक्वल टू Abscess का व्रण 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 एब्सेस इज इक्वल टू उभरा हुआ एक प्रकार का घाव, ठीक। एब्सेस। तो वो जो एब्सेस है वो हो जाता है, वो ऐसी अवस्था है जिन्हें हम कहते हैं ना अर्श। अर्श पहले कच्चे अवस्था में होता है, उसके बाद फिसर होता है। फिसर क्या है? एकदम पक जाता है, चीरा चीरा पड़ जाता है। फिस्टुला पक गया, फूट गया, मवाद बाहर निकल गया। तो ये तो शरीर के बाहर के अवयव है ना, फिसर फिस्टुला। हालांकि उसमें भी मांस धातु की विकृति अगर हो तो मल द्वार के 1 अंगुल या 1.5-2 अंगुल आगे पीछे, आगे की ओर कहीं मांस को इस त्वचा को जो अवभाषिनी जो त्वचा है, 7 प्रकार के लेयर वाले जो त्वचा है, उसको तोड़ करके बाहर की ओर आता है, जिन्हें हम भगंदर बोलते हैं। अब वो भगंदर का संबंध भी इसी सुयथु से है। तो कैंसर समझने के लिए सबसे पहले सोयथु, फिर व्रण, फिर विसर्प, इन 3 रोगों को ध्यान से पढ़िएगा, आपको कैंसर की चिकित्सा वहां समझ में आ जाएगी। ठीक है। अब देखो यहां पर ये जो लिम्फ नोड स्वेलिंग है, इसके अंदर जो सिम्टम्स है वो अभी हमने बताया। अब यहाँ ग्रंथि शोथ की चिकित्सा, जहां एब्सेस नहीं हुआ है अभी वो शोथ के अवस्था में है, कच्चे अवस्था में है, यानी उसी को हम शोथ कहेंगे जो कच्चे अवस्था में है। जैसे किसी के यहाँ गांठे हो जाते हैं, वह भी शोथ ही तो है। शोथ इजिकल टू क्या? शोथ इजिकल टू अभी हमने पढ़ा था ना, शोथ क्या है? गांठे हो रहा है, उबार हो रही है, तो ये शोथ हो गया। शोथ इजिकल टू स्वेलिंग। अब स्वेलिंग का मतलब ये सारे देखो, गंडमाला, गलगंड है ना, गोइटर हो गया, लिम्फेडेनाइटिस हो गया, ये सभी अगर शोथ है। जैसे यहाँ आगे हम यहाँ पर देखो देखेंगे सार्कोमा। अब ये सार्कोमा थोड़ा अगले कंडीशन में चला गया। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सूत्र के साथ, इसीलिए मैं कह रहा था आज का जो क्लास है बहुत गंभीर है। इसको बहुत, यहाँ से हमें कैंसर के, ट्यूमर के, इस तरह के बहुत सारे डिजीज के ऊपर हमें बहुत बढ़िया समझ आएगा, बहुत बढ़िया समझ यहाँ से बैठेगा, और इसके ट्रीटमेंट भी हम यहाँ से बढ़िया सा हम संभाल सकते हैं। तो श्वेतु देखो, अभी हमने ग्रंथि शोथ के ऊपर चर्चा की, अब इसकी चिकित्सा के बारे में बताया जा रहा है। अगर कच्चे अवस्था में है, कफ पित्त वात में, कफ दुष्ट है वमन करो, पित्त दुष्ट है तो विरेचन कराओ, वात दुष्ट है तो कफ तो वमन विरेचन वस्ती, ये सारी चीजें कराओ। उसके बाद अगर ग्रंथि पकी हुई नहीं है तो उसको काठ से, उंगली से, आप कई जगह देखते होंगे, यूट्यूब में भी मैंने देखा था, ऐसे करके डंडा, बड़ा प्यारा सा डंडा होता है उसके हाथ में, ऐसे करके जोर से दबाता है और उसके जो गांठ है तितर बितर हो गया। ओए क्या बात है, मजा आ गया, डॉक्टर ने बहुत अच्छा काम कर दिया। तो बेसिकली इसी का नाम है बिमलापन। क्या नाम है? इसी को ही हम बिमलापन क्रिया बोलते हैं। और यह जो है, यह आयुर्वेदिक चिकित्सा का एक व्यवस्था है। लेकिन ये कब करना है? जब वह एब्सेस, जब वो जो गांठ सा जो दिख रहा है, कहीं बहुत सारी जगह में दिखता है ना, पकी हुई ना हो, कच्चे हो, उसमें कोई दर्द नहीं करता, ऐसे अवस्था में ही हमें विमलापन करना है। अदरवाइज तो हमें क्या करना है? फिर वहां व्रण जैसी चिकित्सा करना है। यदि ग्रंथि पक गई हो, देखो हिंदी में ही लिखा हुआ है, तो उसे शस्त्र से चीरा लगाकर उसको जड़ सहित निकालना। अब जैसे मान लीजिए कि किसी को, अब यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं, मान लीजिए कि किसी, अब एलोपैथ वाले यहाँ इस सूत्र का अगर अनुसरण करें तो आज 99% कैंसर के जो रोगी हैं वो ठीक हो जाए। क्या होता है? हाँ जी, क्या हो गया? अरे साहब ऐसा है, यहाँ गांठ दिख रहा है। अच्छा, कहीं भैया कैंसर वाला गांठ ना हो। क्या करे? चलो उसको वाइप्सी कर देते हैं। वाइप्सी में क्या करना होता है? उस गांठ को काटना होता है। आयुर्वेद क्या बोलता है? देखो यहाँ पर चिकित्सा सूत्र 82, 83, 84, 85, उनकी कमी को यहाँ पर ये गिना रहा है। आयुर्वेद क्या बोलता है? अगर वो गांठ कच्चा है तो काटना नहीं है। गांठ दिख रहा है, बिमलापनम, उसको उंगली से, काठ से, लकड़ी से, पत्थर से जबरदस्त उसको दबाओ, उसको तितर बितर कर दो, उस स्थान से हटा दो। यही इसकी चिकित्सा है।
दोष में विकृति है तो उसको देखो, कफ है तो वमन, पित्त है तो विरेचन, वायु है तो वस्ती, उसके साथ साथ में बिमलापन, गुल्म के जैसा उसमें चिकित्सा करना है। फिर से बता रहा हूं, लेकिन एलोपैथ वाले क्या करते हैं, उसको वायप्सी करते हैं। वायप्सी में क्या करना होता है, उस गांठ को काटना होता है। अब देखो यहाँ पर आयुर्वेद क्या बोलता है, काटने की बातें यहाँ कब बोलता है, जब वह गांठ पक जाए, है ना, जब वह गांठ अदग्ध ईसत परिशेषित पर्यात भूयोपि शनिर्वृद्धि तस्माद शेष कुशली समन्त छेदो मवेद भवेत वृक्ष शरीर देशान, ये सूत्र है। क्या बोलता है, वह गांठ अगर पका हुआ है, जब गांठ पकता है तो क्या होता है, पिलपिला सा उसका ऊपर का डिस्कलरेशन हो जाता है, स्किन में होता है कि नहीं होता, चुभन जैसी होती है, कुछ कुछ दर्द होता है, खुजली जैसी होती है जब वो पक जाता है। हालांकि आयुर्वेद में भी सारा का सारा कच्चे अवस्था में कैसा सिम्टम्स, पके हुई अवस्था में कैसा सिम्टम्स, सब कुछ ये बताता है। अभी हमने देखा वाइप्सी कहाँ करना है, जहां पक जाए, पकने पर उसको काटना है। सिर्फ काटने से बात नहीं बनेगी, काटना कैसे है, उसको जड़ सहित उत्पाट्य, उसको जड़ सहित उखाड़ना है। उसको क्या करना, जड़ सहित मूल सहित निकाल करके उस स्थान को अग्नि कर्म जला देना है। आप एक चीज समझ लो, किसी का बवासीर हो गया, मस्से आ गया, अब मस्से भी स्वयथु गुल्म व्रण के कैटेगरी में आता है। इसका मतलब क्या है, क्या हो गया जी, मस्से हो गया, क्या करे, अरे ऑपरेशन करा दो सर, काम ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो अभी पका ही नहीं है, पकता कब है, जब वो बवासीर फिशर के कंडीशन में पहुंच जाता है, तो क्या हो गया, पक गया। अब क्या करना है, ऑपरेशन करना है। हम फिशर में भी कुछ उल्टे पुल्टे काम करते हैं और बवासीर में भी। बवासीर में मस्से को क्या नहीं करना, काटना नहीं है। अभी मैंने एक तेल बनाने के लिए मैंने दीप कुमार को दिया था। दीप कुमार जी, अभी आपके बवासीर का क्या हाल है, बवासीर के मस्से इनके पूरी तरह से ठीक हो गए, क्योंकि वो, अरे गुरु जी मेरे को नहीं, दूसरे को दिया था। अच्छा किसी और को दिया है क्या, नहीं यहाँ पर आए हुए हैं, उनका नाम है वो बंगाल, अच्छा पश्चिम बंगाल या आसाम का है वो। अब यहाँ आए हैं, तो बताइए, आपको मैंने माजू फल वाला एक योग बताया था बवासीर में, उनका बवासीर का मस्सा ही पूरा हट गया। काटना नहीं है, काटने से क्या हो जाएगा, कच्चे अवस्था में काटना नहीं है। अब ये समझ या सोच, अब आपके परिवार में किसी के शरीर के किसी हिस्से में गांठ है तो वाइप्सी के लिए नहीं देना। वाइप्सी के लिए कब जाना है, जब वो पक जाएगा। तो वाइप्सी में हमें कैंसर सोच करके गए वाइप्सी, अरे भैया कैंसर है या नहीं, छोड़ो ना, क्या करना, क्या करना है, पक गया क्या, उसको ऑपरेशन करके निकालो। डॉक्टर को स्पेशल बोलो, भैया चाहे तो आप रेजर तकनीक से इसको जलाओ या तो आप अग्निकर्म करो। एक आयुर्वेद के जो डॉक्टर है जो अग्निकर्म करते, लोहे तांबे के सलाखे लाल करके उस जगह को अच्छी तरह से जलाते। आयुर्वेद बोलता है चाहे आप जितना मर्जी प्रयास करो, शरीर के अंदर कोई भी गांठ जो व्रण के रूप में है या सोयथु गुल्म आरसा आदियों के संबंध में जो गांठ तैयार हो गया है, वह किन्हीं हालत में काटने पर जड़ उसका हटता नहीं है। इसीलिए बहुत सारे रोगी जो है ना, उनके बवासीर बार बार बढ़ता रहता है। तो क्या करें, ताकि एक ही बार में उसका काम तमाम हो जाए। पहले नंबर में तो वह कच्चा है या पका हुआ है, उसको देखना। अगर कच्चा है, आपने ऑपरेशन करना है, तो पहले उस कच्चे को पकने वाली व्यवस्था करो। व्रण को पकने वाली बहुत सारी दवाइयां, उसकी चर्चा हमने पहले किया है और अभी भी यहाँ शायद आ सकता होगा। कुछ दवाइयां उसको खाओ, कुछ दवाइयां लगाओ, व्रण पक जाएगा। पकने के बाद सीधे जाओ डॉक्टर के पास, उसको भैया इसका ऑपरेशन करो, पूरा काटो। सिर्फ काटना नहीं बल्कि उसको अग्निकर्म भी करना है। भैया हम आयुर्वेद को पढ़ते हैं, ये रहा लोहे का सलगा, ये रहा आपका आग, इसको जलाओ, पूरा उसको काटो, पूरा आग को नीचे से लोहे सलागे को लाल करके पूरा वहां पर जलाना है आपने।
उसके बाद वहां पर आप जो मर्जी करना करो अपने से, ये जरूरी है। अग्नि कर्म करने से क्या होगा? जिस जगह में आप अग्नि कर्म करते हो, XYZ कहीं भी करो, चाहे पैर के नीचे जो गोखरू जिन्हें हम बोलते हैं, गोखरू में भी एक बार अग्नि कर्म करोगे, प्रॉपर अगर सही विधि से अग्नि कर्म हुआ है, तो गोखरू उस जगह में जिन्हें हम कौन बोलते हैं वो दोबारा नहीं होता, क्योंकि अपुनर्भव चिकित्सा उस स्थान में न तो कभी ट्यूमर होगा, न तो कभी कैंसर की कोशिकाएं उस स्थान में दिखेगा जहां आपने ऑपरेशन यानी उसको काट करके ऊपर से अग्निकर्म किया है। तो यहाँ इन्होंने चिकित्सा में क्या बताया? मूल सहित उसको निकालना है, उसको अग्नि से जलाना है, उसके बाद क्या करना है? एलोपैथ वाले तो ऑपरेशन करेंगे, काटेंगे, फेंकेंगे, जलाएंगे भी नहीं और उसको सिला करके छोड़ देंगे, आपको कहेंगे आओ भैया हो गया आपका ऑपरेशन। कुछ दिन तक दर्द शामक वहां पर पके ना, इसके लिए कुछ एलोपैथिक दवाई देंगे, छोड़ देंगे। आयुर्वेद क्या बोलता है? इसके बाद वहां व्रण शामक यानी व्रण को ठीक करने वाली जो व्रण में जो चिकित्सा बताया है उसकी चिकित्सा यहाँ करनी है। फिर से बता रहा हूँ, क्रमशः आपको समझ में आएगा। कहीं पर भी एब्सेस है, कहीं पर भी गांठ है, कच्चे अवस्था में नहीं काटना है। अगर कच्चे अवस्था आपको तंग कर रहा है, पहले उसको कुछ लेप आदि लगा करके पकाना है, पकने के बाद उसको काटना है यानी ऑपरेशन करना है, वहां अग्निकर्म करना है, उसके बाद व्रण चिकित्सा में बताया। आप वेबसाइट में जाओ आयुष योगी में और लिखो व्रण, तो व्रण में क्या क्या चिकित्सा बताया है, इसी चरक संहिता में भी है। जो व्रण चिकित्सा अध्याय में जो दवाई, जो आहार विहार और जो लेप बताया है वही हूबहू करना है। यहाँ पर अगर शरीर के बाहर होगा तो हम क्षार कर्म भी कर सकते, क्षार से भी अपुनर्भव। लेकिन कुछ आचार्यों का ऐसा मानना है कि क्षार करने से हो सकता है कभी दोबारा वहां पर व्रण उत्पन्न हो जाए, एब्सेस आ जाए, वहां पर ट्यूमर जैसी स्थिति बने। लेकिन अग्निकर्म करने के बाद वहां अगर विधि पूर्वक हुआ है तो वहां ऐसे कुछ होता नहीं। लेकिन अग्निकर्म के बाद वहां कहीं पर भी हम जो अग्निकर्म करते हैं तो उसके बाद हमें वहां व्रण के समान चिकित्सा करनी चाहिए। यदि ग्रंथि को ठीक ढंग से न जलाया जाए और उसका मूल छोड़ दिया जाए तो वहां धीरे धीरे फिर दोबारा वही चीजें पनपता है। इसीलिए ढंग से अग्निकर्म करना है और ढंग से व्रण का चिकित्सा करना है, क्योंकि आग से जलने पर व्रण होगा। व्रण इजिकल टू जैसे आग जलने पर क्या होता है, वही व्रण है, उसको भी व्रण ही बोलेंगे। इसीलिए कुशल शल्यविद जो अग्निकर्म को जानते हैं, चिकित्सक को चाहिए कि ग्रंथि युक्त शरीर अवयव पर अच्छी प्रकार निरीक्षण कर ग्रंथि का समूल उच्छेदन करे, जड़ सहित। काटने में यदि ग्रंथि का कुछ भी भाग अवशिष्ट रहता है तो वहां पककर गल जाती है और परिणाम स्वरूप क्षतजन्य विसर्प बनकर फैलने लगता है। आप फिर जरा ध्यान से देखो, जरा इस शब्द को यहाँ ध्यान से देखो, सूत्र क्रमांक 83। अब देखो, जो कोई भी आदमी बायोप्सी करता है, फिर बाद में 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद दोबारा जब वहां दिक्कत होती है, दोबारा जब वो डॉक्टर के पास जाता है, अब डॉक्टर बोलता है कि भैया यह तो कैंसर है, पहले नहीं था। कैंसर कैसे हो गया? उस डॉक्टर ने गलत अवस्था में यानी कच्चे अवस्था में बायोप्सी कर दिया, काट दिया। अब सूत्र क्या बोलता है देखो जरा, शेषे कृते पाक वसेन सीर्यात् ततः प्रतुत्थ प्रसदेर विसर्प उपद्रवम तम प्रविचार्य तज्ज। तो यहाँ पर हम हिंदी में इसको पढ़ते हैं, काटने में यदि ग्रंथि का कुछ भी भाग अवशिष्ट रह गया, यानी उसने बायोप्सी किया, बायोप्सी करने पर, हालांकि बायोप्सी का तो मूल मकसद यही होता है कि यह क्या है, कैंसर है या नहीं। मुझे एलोपैथ वालों से एक चीज तो बड़ा ही मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ, पता नहीं वो रहते नहीं रहते। उनके पास कितने सारे पेशेंट होते हैं कि नहीं होते? पूरे लाइन में पेशेंट बने हुए रहते हैं, कितने दिन से वो, उसने कितना स्टडी भी किया होगा, जैसे हम करते वैसे उन्होंने भी किए, अपने शास्त्र का अध्ययन उन्होंने किया। मनीष जी जरा ऑडियो को बंद करिए। और अभ्यासात प्राप्यते सिद्धिम,
किस बारे में कंफ्यूज, एक बार सोनू जी आप जरा बताइए क्या कह रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ सर, आप जो है किस बारे में कंफ्यूज रहते हैं एलोपैथी वालों से? एलोपैथ एलोपैथ एलोपैथ। अभी मैं कुछ कह रहा था, फिर अब आपने कंफ्यूज कर दिया मुझे, मैं फिर से बता रहा हूँ। अब देखो मेरे दिमाग से वो बात निकल गया। काटने में, इसीलिए बीच में बोलना नहीं है, बोलोगे तो दिमाग से वो जो फ्लो जो है ना, एक निकल रहा था, देखो कितनी अच्छी चीज बताने वाला था, निकल गया। चलो ठीक है, वो दोबारा आएगा। मुझे आप बता रहे थे कि लाइन में लगे रहते हैं और वो बहुत सारे हाँ होते हाँ हाँ, हैं ठीक है इकट्ठे। ठीक है ठीक है ठीक है, अब आ गया। देखो हमारे पास दिन में 4 या 5 पेशेंट आते हैं। हम अध्ययन भी करते रहते हैं, ग्रंथों का भी हम स्वाध्ययन भी करते हैं, गुरुओं की भी बात भी सुनते हैं, अपना प्रैक्टिस भी करते हैं। इतने होने के बाद भी, इतने सिर्फ लिमिटेड पेशेंट होने के बावजूद भी हमें पेशेंट को देखते ही अंदाज हो जाता है कि इसमें बेसिकली है क्या चीज। होता है कि नहीं होता? पेशेंट ने 2 शब्द बोला कि हम अपना डायग्नोस कर लेते कि भाई आपको तो ये है। अभी तो मेरा फोन में बोलते बोलते इतने अभ्यास हो गया, बातों बातों में ही डायग्नोस हो जाता है कि आपको ये है। एलोपैथ वालों में दिन में 200-300 पेशेंट देखते, सिम्टम्स भी पूछते, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि भाई आप एलिप्टिक करो, सिटी स्कैन कराओ, ये कराओ। उनको पता नहीं चलता, उनका दिमाग है नहीं क्या, खुद से वो रियलाइज। पैसा कहाँ से आएगा सर? पैसा कहाँ से आएगा? वही मैं बता रहा हूँ, खुद से नहीं। देखो चलो उन्होंने चलो पैसे के लिए डायग्नोस कर लिया, अच्छी बात है। कभी कभी वो रिपोर्ट भी तो गलत ही बोलता है। एक एक उसमें जाओ तो एक हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ कुछ और वहाँ कुछ, चलो ये भी बात है, लेकिन एक डॉक्टर अपना दिमाग तो लगाना चाहिए, दिमाग नहीं लगाता, और परिणाम से वहां पर बहुत सारी चीजें होती है। सिर्फ पैसे की बात नहीं है, भगवान इनकी दिमाग कैसा है मुझे समझ में नहीं आता। चलो पैसे ले लिया रिपोर्ट, लेकिन आप वो समझ में आता। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कुशल शल्यविद चिकित्सक को चाहिए कि ग्रंथि युक्त शरीर का अच्छी प्रकार निरीक्षण कर ग्रंथि का काटने में यदि ग्रंथि का कुछ भी भाग अवशिष्ट रह जाता है, यानी आपने बायोप्सी किया, बायोप्सी करने के बाद क्या डॉक्टर को पता नहीं चलता कि वो जो देख रहा है वो कैंसर वाला है या नहीं है? संभव है ऐसा? बायोप्सी करने के 6 महीने के बाद वो जो पेशेंट है वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों होता है? इसीलिए होता है, इसी सूत्र के आधार पर। कटने पर यदि ग्रंथि का कुछ भी भाग अवशिष्ट है, उसने बायोप्सी किया, वो जो जड़ है, जो गांठ है, उसके जड़ तो पूरा तो निकाला नहीं है, थोड़ा ही निकाला है उसने। अब दिक्कत ये हो गई कि काट दिया उसने, जड़ से काटना चाहिए था। पहली बात तो कच्चे अवस्था में काटना नहीं चाहिए, पकने पर काटना है, लेकिन जड़ से काटना है। उसने तो कच्चे में ही काट दिया, और जो छोटे मोटे जो जड़ बना हुआ था उसने छोड़ दिया। अब ये क्या बोलता है, कच्चे अवस्था पर यदि आपने काट दिया, काटने पर अगर वहां कोई भी अवशिष्ट रह जाता है, बच जाता है, तो वह अब पक करके गल जाता है। देखो पहले कच्चे अवस्था में था, आपने बायोप्सी नहीं किया, अब ये पकेगा नहीं, या इतना जल्दी नहीं पकेगा, लेकिन अगर आपने उसको काट दिया तो जल्दी पक करके गल जाएगा, और परिणाम स्वरूप क्षतजन्य विसर्प होगा। देखो कैंसर की बात यहां आया कि नहीं आया? उपद्रवम तम प्रविचार्य तस्तैवेशजय पूर्व तथैतरोक्तहि। तो यहाँ पर क्या आ गया, विसर्प की यहाँ पर बात आ गई। देखो शेषे कृते पाक वशेष वसेन, सूत्र है 84, शेषे कृते पाक वसेन सेरियात ततः क्षतोत्थ प्रसरेद विसर्प। अभी मैं आपको क्या कह रहा था, कैंसर के लिए क्या जरूरी है, पहले व्रण, पहले सोयथु, फिर व्रण, फिर विसर्प। ये विसर्प कब होगा, जब वही व्रण पक करके फूट करके क्या हो जाएगा, विसर्पति। विसर्प किसका नाम है, फैल जाना। वही मवाद अपने सिराओं में मवाद बहना शुरू होगा, और उस सिरा का संबंध अगर रक्तज का सिरा है, रक्त सिरा है, तो रक्त धातु से संबंधित जितने भी अर्गन है, रक्त से क्या क्या बनता है, लगभग सारे तो रक्त से ही बनता है।
ज्यादातर लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, लंग्स हो गया, सभी रक्त से बनते। तो रक्त धातु से तैयार होने वाले शिराओं में अगर व्रण था या एब्सेस था या समथिंग कुछ भी था, डॉक्टर ने उसको बायोप्सी किया, कच्चे अवस्था में कर दिया, काट दिया, पूरा जड़ को उखाड़ा नहीं। यहाँ सूत्र बोलता है कि अगर आप ऐसा करते हो तो वह स्थान में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पकना शुरू हो जाएगा, वह व्रण की कंडीशन में चले जाएगा, पकेगा, मवाद निकलेगा। अब वो मवाद कहाँ जाएगा, शरीर के बाहर जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि अंदर हो रहा है सारी चीजें। वो अंदर अपने शिराओं से रक्त वह स्रोतस में मिक्स हो करके जहां जहां रक्त जा रहा है वह कैंसर कारक वह चीज, जिन्हें यहाँ इस ग्रंथ ने विसर्प कहा है, ध्यान देना। अभी कल सुनील जी ने कहा कि सर आप ये जो सब्जी है जैसे टमाटर हो गया, ऐसे जो चीजें, इसके बारे में कुछ आयुर्वेदिक जानकारी दो। तो मैं कहा भैया हाँ अच्छी बात है, क्योंकि मेरा आदत है कि मैं ढूंढता हूँ। फिर जब मैंने एक ग्रंथ पढ़ा तो वहां लिखा था कि भैया जब चरक सुश्रुत आदि लिखा गया ना, उस समय बहुत सारे ऐसी चीजें थे ही नहीं। जैसे आज एक जमाने में घोड़ा था, घोड़ा से गधा, गधा से खच्चर अब हो गया। आजकल खच्चर हुआ कि नहीं हुआ? खच्चर नाम का कोई चीज उस समय था ही नहीं। अब आप कहो भैया खच्चर, तो खच्चर तो तब था ही नहीं, तो तब क्या चर्चा होना। टमाटर, ये सारी चीजें तब नहीं था जैसे वहां लिखा हुआ था। तो इसीलिए टमाटर के बारे में जो लोग आज वर्णन करते हैं वो अपने युक्ति से करते हैं, अपने विचारों से करते हैं, उसके प्रभाव को देख करके करते हैं। लेकिन किसी ग्रंथ में बेसिकली आज जो मिलता है, जैसे मशरूम है, मशरूम की कोई चर्चा ग्रंथ में जो बाद में जो आया है ग्रंथ, अष्टांग हृदय काल के बाद, बहुत सारे बाद में जो जो ग्रंथ आए हैं, उसके बाद जहां से मशरूम का उत्पादन होना शुरू हुआ, लोगों ने देखा कि मशरूम है, तो वो वहां से फिर किसी आयुर्वेदिक वैद्य ने उसके गुण धर्म को खुद से रियलाइज करके लिखा, वो अलग बात है। अदरवाइज किसी ग्रंथ में इन चीजों के बारे में कोई वर्णन नहीं है। तो अब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे कि काटने पर यदि अवशिष्ट रह जाता है, पक जाता है, परिणाम स्वरूप, अच्छा हाँ, कैंसर के बारे में हम बात कर रहे थे। उस समय हो जाता है। उस समय कैंसर नाम का कोई ये नाम ही नहीं था। उस समय कोरोना नाम ही नहीं था। उस समय बहुत सारे ऐसे नाम थे ही नहीं जो आजकल समाज में। हाँ, उस तो खुद सही बात है, उस तो खुद आपका कोई चीज था तो सही, उस तो खुद। लेकिन अब ये उस तो बेसिकली यूनानी नाम है। यूनान के विद्वान जब इधर कर्कटार बुध, कर्कटार बुध। हाँ नहीं, कर्कटार बुध भी ये बाद में बना है ना, बाद में ये नाम आया है। लेकिन यहाँ अर्बुद नाम का कोई भी चीज है। अब ये देखो, यहाँ टीकाकार ने अर्बुद ऐसे करके नाम, अर्बुद इस नाम से आया है यहाँ पर। अब ये अर्बुद कब आया है? जब विसर्प हो गया, यानी वह मवाद फैल गया। यानी ये जो विसर्प जो शब्द है वह इस मायने में बहुत महत्व है। वायप्सी हो गया, कट गया, मवाद पक गया, वो पकने के बाद मवाद बना, वही विसर्प फैल गया। कहाँ फैला? अब हमें यहाँ समझना है, रक्त व स्रोत से संबंधित लिम्फ नोड्स है, यानी कि जो ग्रंथि है, क्योंकि अभी हम ग्रंथि रोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसका संबंध रक्त धातु है। तो रक्त धातु जिन जिन अवयवों का निर्माण कर सकता होगा, उन सारे अवयवों में अब कैंसर की संभावना होगी। इस अवस्था को हम इंटरनल विद्रदी हम कहेंगे। विद्रदी इंटरनल एक्सटर्नल होगा, शरीर के बाहर विद्रदी विसर्प होगा, तो एक तरह के छोटे छोटे फोड़े वहां आपको दिखेगा, रेडनेस, लाल लाल से फोड़े दिखेगा, छोटे छोटे दाने होते हैं, वह विसर्प है। लेकिन अगर अंदर होगा तो वही कैंसर जैसी चीजें वहां हो सकता है। अगर वह लिम्फ नोड, अगर वह ग्रंथि मांस धातु से बने हुए होंगे, तो जो जो मांस धातु जिन जिन अर्गन निर्माण में सहयोगी होता है, उन उन अर्गन में जाकर के कैंसर होगा। अगर मेद उसमें संबंधित होगा तो मेद धातु से संबंध जो अर्गन है जाकर के वो उसमें वंडाफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे विसर्प होकर के
इसीलिए शल्यज्ञ चिकित्सक उस उपद्रव का विचार कर पहले ही पूर्व में कथित औषधों द्वारा उपचार कर उपद्रव का निवारण करे और बाद में विसर्प के विभिन्न प्रकारों की चिकित्सा विधि से अवस्था कर विधि विधान के अनुसार शीघ्रपूर्वक व्रणज्ञ वैद्य उस व्रण की चिकित्सा करे। अब देखो यहाँ पर कैंसर की चिकित्सा बताया कि नहीं बताया। 85 जो है ये कैंसर की चिकित्सा है। निवारयेदादित एव यत्नात् विधानवित् स्वस्वविधिं विधाय ततः क्रमेणास्य यथा विधानं व्रणं व्रणज्ञस्त्वरया चिकित्सितम्। अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि चलो जो गलतियां हो गई सो हो गई, अब हमें वहां से सिम्टोमेटिक अवस्थाओं को ध्यान में रख करके वहां पर हमें उपद्रव का भी निवारण करना है। उपद्रव यानी उस क्रोनिक कंडीशन को भी ध्यान में देना है। तो उपद्रव क्या है? उपद्रव कैसा है? जैसे हम पढ़ते हैं ना, ज्वर हो गया पहले, बाद में ज्वर का उपद्रव। तो ये जो उपद्रव जो सिम्टम्स दिख रहा है किस रोग से ताल्लुकात रखता है? ज्वर से रखता है। ध्यान, इसको आप नोट करो। सारे लोग कैमरे बंद कर दिया आप लोगों ने। आप लोगों को जो मैं कह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। गुरुजी समझ में आ रहा है। हाँ, अब ये जो 85 वाला सूत्र का मैं दोबारा फिर सिंपल तरीका से बताता हूँ। मान लीजिए कोई एक पेशेंट है, मूर्खता किया, किसी डॉक्टर के पास गया और उसने बायोप्सी किया। उसके बाद उसमें धीरे धीरे कैंसर की ऐसी चीजें वहां पनपने लगा। अब आपको समझ में है कैंसर बेसिकली क्या है? वही चीज पनपा, वहां से मवाद बना, वही मवाद अपने अपने स्रोतों से जाते हुए किसी जगह में। तो यहाँ पर अब यहाँ चिकित्सा के बारे में क्या बोला? के बारे में ये बोला कि भैया ये देखो कि उसको कैंसर हो गया, अच्छी बात है। अब उसमें सिम्टम्स क्या है? यानी यहाँ इसने क्या बोला? निवारयेदादित यत्न विधानवित् स्वस्थविधं विधाय ततः क्रमेण से यथा विधानं व्रणं व्रणज्ञस्य। यानी ये बोल रहा है कि भैया अभी उपद्रव क्या हो रहा है, यानी सिम्टम्स क्या आ रहा है, और उस सिम्टम्स का संबंध किसके उपद्रव से है? आईबीएस के उपद्रव है। हाँ, अगर ज्वर से है तो ज्वर के जो उपद्रव में वहां जो ज्वर के बारे में बताया है उसकी चिकित्सा भी करनी है। फिर से बता रहा हूं, उस पेशेंट ने बायोप्सी किया, बाद में कैंसर हो गया। अब उसको बार बार बुखार आ रहा है और बुखार में जो कुछ भी उपद्रव आयुर्वेद ने बताया है, बुखार के उपद्रव, उस उपद्रव का संबंध यदि यहां इस पेशेंट में है, हालांकि उसका कोई भी फीवर उस लेवल में पहले नहीं था, अभी कैंसर के अभी बायोप्सी के बाद शुरू हो गया, यानी कैंसर के अंतर्गत तो शुरू हो गया। तो हमें चिकित्सा क्या क्या करना है? पहले नंबर में ज्वर की चिकित्सा करनी है, दूसरे नंबर में व्रण की चिकित्सा करना है, तीसरे नंबर में विसर्प की चिकित्सा करना है। यही चीज यहाँ पर ये बता रहा है। अगर उसका संबंध अतिसार के उपद्रव से है, यानी अंदर गया, कैंसर हो गया, अब उपद्रव दिख रहा है और उसका संबंध अतिसार के उपद्रव से जुड़ रहा है, तो अतिसार उपद्रव की चिकित्सा करना है, या अतिसार का चिकित्सा करना है, व्रण का चिकित्सा करना है, विसर्प का चिकित्सा करना है। व्रण का तो करना ही करना है, विसर्प का भी करना है, क्योंकि विसर्प में जाकर के आप देख लो, विसर्प चिकित्सा में ऐसे ऐसे दवाइयां हैं जो उस कैंसर उत्पादन करने वाले उस तरह के जो मवाद, विसर्प का मतलब क्या है? यहाँ जो मवाद वहां उस व्रण से, उस घाव से जहाँ बायोप्सी किया गया था वहां से मवाद निकला ना, और वही मवाद इंटरनल हर जगह घूम करके जा रहा है। मान लीजिए किसी के लीवर में एब्सेस हो गया, फूट गया, मवाद बन गया। अब लीवर का संबंध रक्त से है, तो जहां जहां रक्त जाएगा वहां वहां वो मवाद भी जाएगा। तो इस जाने की इस पद्धति, इस क्रिया को ही यहाँ विसर्प कहा गया। विसर्पति या विसर्प इजिकल टू फैलना, हर जगह फैल रहा है। क्या फैल रहा है? वही मवाद। तब यहाँ पर क्या चिकित्सा करना है? उस समय उस पेशेंट में किस चीज का उपद्रव दिख रहा है? ज्वर का है तो ज्वर की उपद्रव की चिकित्सा करना है, दूसरे नंबर में व्रण का करना है, तीसरे नंबर में विसर्प का करना है। यही कैंसर का निश्चित ट्रीटमेंट है। इस विधि से जब हम कैंसर की चिकित्सा करते हैं तो कैंसर कहीं का भी हो, कैसे भी हो, ठीक हो जाता है। देखो, ग्रंथि शोथ की असाध्यता,
अब यहाँ पर 86 में ये बता ही रहा है, विवर्जयेत कुक्षुधराश्रितं च तथा गले मर्मणि संश्रितं यत् स्थूलः खरस्सापि भवेत् विवर्ज्यो यस्सापि बालस्य वीरावलानाम। अब ये बोल रहा है कि वही ग्रंथि जिनको एलोपैथ वाले तो कोई देखते ही नहीं, जैसे हमारे यहाँ तो 107 मर्म स्थान होता है, कुछ सद्य प्राण हर मर्म होते हैं, है ना, हम मर्म चिकित्सा भी सुनते पढ़ते आ चुके। ऐसे में अब यहाँ पर ये सूत्र बोल रहा है कि भैया वह ग्रंथि, वह व्रण, यानी वह कैंसर जहां बायोप्सी किया गया, यदि कुक्ष स्थान में, उधर पेट में, गले में या कोई मर्म स्थान में यदि उत्पन्न ग्रंथियों की चिकित्सा आपने किया, यहाँ क्या बोलता है, नहीं करनी चाहिए कुक्षि में, क्योंकि यह उदर, कुक्षि, गला और सभी प्रकार के विशेष करके सद्य प्राण हर मर्म, यह क्या बोल रहा है, यहाँ हमें चिकित्सा, इन ग्रंथियों की चिकित्सा उस विधि से नहीं करनी चाहिए जिस विधि से ऊपर बताया गया है। क्यों? क्योंकि अगर पक गया तो ऊपर क्या बोला, काटना है, मर्म स्थान को काटना ही नहीं चाहिए। आजकल तो काट देते। जैसे मर्म स्थान क्या है, मान लीजिए गुद, हमारा जो मल द्वार है वो क्या है, एक मर्म, सद्य प्राण हर मर्म, हृदय, नाभि। जैसे मान लीजिए किसी के हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गया तो डॉक्टर उसको हार्ट को ट्रांसप्लांट करते हैं, वहां पर स्टेंट डाल देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या हो गया, आयुर्वेद के दृष्टि से क्या हो गया, यहाँ सद्य प्राण हर मर्म के ऊपर आपने छुरा चला दिया, चाकू चला दिया, तो उस समय बेशक उस आदमी की मृत्यु ना हो, लेकिन परिणाम में अगर कुछ भी होगा तो समझ लो कि उस मर्म के ऊपर आघात हो गया है। अब यहाँ क्या बोलता है, विवर्जयेत कुक्षुधराश्रितं च तथा गले मर्मणि संश्रितं यत्, कहते विवर्जयेत, छोड़ देना चाहिए इन व्रणों को, ज्यादा आघात नहीं पहुंचाना चाहिए। इन स्थानों के अतिरिक्त कहीं भी उत्पन्न ग्रंथि जो मोटी हो, रुक्ष गुण प्रदान हो, उसकी चिकित्सा न करे, है ना। इसी प्रकार बालक, वृद्ध, स्त्री के शरीर में उत्पन्न ग्रंथि का निर्बल व्यक्ति के शरीर में उत्पन्न ग्रंथि की भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, ऐसा उस समय के ग्रंथ में बताया। लेकिन अब जैसे आजकल ये बात भी मानना पड़ेगा, एलोपैथ ने बहुत बड़ा क्या किया है, रिसर्च किया है, बहुत सारी सुविधाएं आज है, उस समय नहीं था, है ना, उस समय ऐसी सुविधाएं नहीं थी। आईसीयू उस समय कहाँ आईसीयू था, आजकल तो बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अगर वो डॉक्टर आयुर्वेद के इन नियमों से आबद्ध होकर के काम करे तो आयुर्वेद का मानना है कि कोई भी रोगी समय से पहले किसी की मृत्यु नहीं हो सकती, इन नियमों से आबद्ध। आप हम बीमार हो गए, खुदा ना खास्ता भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन कभी हो तो हम डॉक्टर को कह सकते भैया हमने आयुर्वेद पढ़ा है और यहाँ ये सूत्र है, हम तो आयुर्वेदिक तरीका से ही जाएंगे, यहाँ आपने ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। ये हम कर सकते कि नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी का बवासीर हो गया, पक गया, काटने की नौबत आई, काट दिया, आप कह सकते हो भैया ऐसा है, यहाँ ये लिखा है, मैं आयुर्वेद को मानता हूँ, यहाँ आप इससे जला के आग से इसको अग्निकर्म कर दो। कहने में कोई दिक्कत है, डॉक्टर तो मान ही जाएगा, उसको तो क्या है। लेकिन आपको जब आप अगले को कहोगे कोई बात, तो आप बुक को ले जाकर के दिखाओ कि देखो यहाँ ये बात लिखा है और मैं रोज इसको पढ़ता हूँ, मुझे यही चाहिए, ऑपरेशन आप करो, अच्छी बात। एक ही गुरुजी, एक ने बाईपास करी यहाँ पे, मेदांता की बात है, तो उसके बाद उस डॉक्टर ने उनको कहा कि तरबूज के साथ दूध दो इनको। तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है, तो उन्होंने वही जवाब दिया, बोला या तो आप डॉक्टर हो, आप पढ़ के आओ तो आपको पता लगेगा इस चीज। तो जैसे आप कह रहे हो ना कि अगर उनको ये बताओ तो वो ये बात सुनते नहीं है, इस बात को मानते नहीं है ना। डॉक्टर को आप, हर कोई बंदा सुन लेता है, बस सुनाने की तरीका थोड़ी होनी चाहिए। आप बुक दिखाओ, ये देखो ये यहाँ लिखा हुआ है,
अपथ्य हो जाएगा। कोई भी दूध फल फ्रूट के साथ लेना ही नहीं चाहिए। तो लेकिन बहुत स्पेशली सारे बात डॉक्टर ना बोले, अपने आप को बहुत ऐसे होते हैं कि भैया मैं ही तुरम खान हूँ, मैं ही ज्ञानी हूँ। ये भी बड़ी दिक्कत है। तो उसको पहले ही जाके हमें कन्विंस करना होगा कि भैया ऐसा है, मैं जो कुछ भी करूँगा। एलोपैथ क्विकली रिस्पॉन्स देने वाला इमरजेंसी कंडीशन में मैं इसको मानता हूँ। अदरवाइज सारे के सारी जो चीज़ें मैं आयुर्वेद के ऊपर फॉलो करता हूँ। आयुर्वेद में ये चीज़ लिखा हुआ, इस तरह से हमारी ये बात है, ऐसा ही करना है। इसमें आपकी जो चीज़ें हैं उसमें आप जिस तरह से कर सकते हो करो। हाँ, आजकल ज़्यादा ईगो होता है, लेकिन बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर अब सुधरने लगे हैं। तो गुरुजी जैसे ये मैंगो शेक, बनाना शेक बनाते हैं, तो ये नहीं वो पीना एकदम चाहिए? गलत बात। शेक नहीं लेना चाहिए कभी, क्योंकि कोई भी फल दूध के साथ अपथ्य हो जाता है, जहर होता है, विष में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे इसीलिए इधर तो सर, इसीलिए आजकल ना रक्त पित्त ज्यादा लोगों में हो रहा है, वात रक्त हो रहा है, देखो गाउट, ऐसी चीजें हो रहा है आजकल। बहुत सारे लोगों में आर्थराइटिस हो रहा है, रक्त पित्त हो रहा है। तो ये सारे के सारे संबंध इन्हीं चीजों से। इससे रक्त तो दूषित पाया होता है, शेक, शरीर में पित्त बढ़ता है। हाँ जी। तो पाया शेक यहाँ पे ज्यादा फेमस हुआ पड़ा है, मतलब उस हिसाब से लोग दूध में पपीता डाल के उसका शेक बना के बहुत ज्यादा होता है। हाँ, तो आप देखिए जरा यहाँ पर हम, अच्छा चलो अब आज इतने हम पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो गया। कल हम देखेंगे अर्बुद, ट्यूमर, कंजक्टिवाइटिस और सार्कोमा के ऊपर हम परसों चर्चा करेंगे। देखो ये सारे वो चीजें जो आयुर्वेदिक परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण बात रखता है। एलोपैथिक डॉक्टर मानता है नहीं मानता है उसकी बात है, आपके पास ऑप्शन है, आप डॉक्टर चेंज कर सकते हो। वो कन्विंस नहीं होता, अगर आपको बोलता है कि भैया फल फ्रूट के साथ दूध लेना ही लेना है, उसको आप दिखाओ कि भैया कैसे क्यों लेना है, ये देखो आयुर्वेद बोलता है। क्योंकि विधि विधि निषेध के बारे में जितना बड़ा आयुर्वेद में ये बातें हैं, उतना तो कोई है ही नहीं दूसरा। जीवन शैली को स्थापित करने के लिए जितना बड़ा आयुर्वेद है, दुनिया में कोई पैथिक है ही नहीं ऐसा जो किसी आदमी को उसके दोषों के हिसाब से, ऋतुओं के हिसाब से, देश काल परिस्थिति के हिसाब से उसको चीजें बताता हो। गुरुजी इतने सारे रिसर्च पेपर ना उसमें मिल जाते हैं, जब आप उसमें खोज करते हैं ना, जैसे कभी कभी हम मेडिसिन के लिए कर रहे होते हैं, तो हमने देखा रिसर्च पेपर भी उसमें, वो भी गवर्नमेंट के ही उसके मिलते हैं। तो देखो गुरुजी एलोपैथ अभी में एक चीज बताऊं मैं, एलोपैथ में बहुत सारे रिसर्च तो हो रखा है, लेकिन डॉक्टर में दिक्कत ये है कि बड़े बड़े फार्मेसी के चंगुल में ये फंसे हुए हैं। दिक्कत यही है, जानते ये सब कुछ है, ऐसा नहीं कि नहीं जानते। जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक डॉक्टर किसी पेशेंट के उस गांठ को देख करके उसको पता नहीं चलेगा कि ये ट्यूमर है या कैंसर है या नहीं है, क्या है, पता नहीं चलेगा? डेफिनेटली चलेगा, सब कुछ जानता है। गुरुजी हमें ना, हमारी सास को ना वो प्रॉब्लम थी, तो जो आपने बोला है ना, तो जो एक बहुत बड़े डॉक्टर थे उन्होंने क्या बोला कि ये इसको गलती से भी ना इसको छिड़वाना मत, आप बायोप्सी मत करवाना, नहीं तो कैंसर में तब्दील हो जाएगा। उन्होंने बिना कुछ देखे बोल दिया। आप ये देखो, वो आयुर्वेद की थोड़ी सी भी इस बात को सोएधु को अगर उसने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली वो इस बात को बोलेगा, मानेगा। आजकल दुनिया में बहुत सारे कैंसर का केस बढ़ रहा है, उसके पीछे डॉक्टर का ही गलती ज्यादातर देखा जाता है। अब ये सूत्र आज हमने पढ़ लिया, ये गलती करता है। कोई भी पेशेंट आ गया उसके पास, कहा हाँ ये गांठ है, तो कोई भी डॉक्टर देखता है कि यार 70-80 हजार रुपया दौड़ के आ रहा है, इसको छोड़ना क्यों है, चलो काटो इसको, बाद में कैंसर होगा तो कैंसर की चिकित्सा करेंगे। न तो मरने से किसी को डर है, न मारने से किसी को डर है। और पेशेंट में बड़ी दिक्कत ये है कि अगर हम कहेंगे ऐसा न करो तो वो हमें आग दिखाते, कहते आयुर्वेद कुछ नहीं है, घास पात में रखा कुछ है नहीं। आयुर्वेद, एक तो एलोपैथी डॉक्टर पहले पेशेंट को डरा देते हैं कि आयुर्वेद सिर्फ घास पात है, उसको खाने से, अरे नीम के पत्ते चबाने से कुछ होगा ऐसा। अब आयुर्वेद देखो क्या चीज है, वो तो जब आप लोग अभी पढ़ रहे हो तो पता चल रहा है। दवाइयों का तो यहाँ बहुत दूर है, दवाई तो अभी, तो आयुर्वेद कितनी बड़ी चीज है देखो। एलोपैथी डॉक्टर को सब मालूम है, लेकिन ये सभी विवश है अपने जेब के चक्कर में, कंपनी के जो मेडिसिन है उसके चक्कर में। पहले पहले जमाने में फिर भी डॉक्टर इतने अच्छे होते थे पुराने, बहुत सारे ऐसे जो दवाइयाँ हैं वो आजकल नए डॉक्टर लिखते ही नहीं है, जो कि वो दवाई
एक झटके में खांसी ठीक करता था। वो बाद में कुछ गड़बड़ हो जाए वो अलग बात है, लेकिन खांसी तो ठीक करता ही था। आजकल के डॉक्टर इतने सारे दवाइयाँ देते हैं, 10 दिन का, 12 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का कोर्स। और उस जमाने में जो दवाइयाँ हुआ करता था, वो एक टैबलेट खाया छुट्टी। मार्केट में वो भी उपलब्ध है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, पैरासीटामोल कोई लिख के नहीं देता। आज के डॉक्टर लिख करके कोई दे तो आप बताओ, क्योंकि ये सारे फेमस है ये कंपनी, और मुझे पता नहीं देते नहीं देते, लेकिन ये डॉक्टर को कमीशन पता नहीं देते होंगे। जो भी नए फार्मेसी, नए टैबलेट, नए कंपनी, नए कमीशन, डॉक्टर जहां से अच्छा कमीशन मिलेगा, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, उसने वही उठा के दे देगा। यहाँ से पतन हुआ है एलोपैथ। यहाँ से एलोपैथ बहुत बड़ा साइंस है। जितना आयुर्वेद है उतना ही कहीं इससे भी अच्छा हो सकता है। इतने बड़े बड़े रिसर्च हो रहा है, बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत लाखों खर्चा कर रही है, करोड़ों खर्चा कर रही है। दिक्कत है कि उस रिसर्च पेपर रिसर्च में ही रह गया, बस वो पेपर तक ही सीमित रहता है। डॉक्टर कोई भी उसको अप्लाई नहीं करता। क्यों करे? उनको तो बेनिफिट से मतलब है, उसको तो अपने जेब से मतलब है। सर रिसर्च भी तो सिर्फ टाइम पास के लिए हो रही है। कितनी उम्र है, उन्होंने अपना डिग्री लेना है, चले जाना है। रिसर्च भी तो ऐसी ही होगी। हाँ, तो एलोपैथ में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ऐसा संभव थोड़ी है कि एलोपैथिक दवाइयाँ भी, बहुत सारी चीजें हुई है। सूक्ष्म विचार वहां पर भी होता है, सब कुछ होता है उधर। मैंने आपको कहा ना कि वो वाइब से करना चाहिए नहीं चाहिए, उसको पता नहीं चलता वो कैंसर वाला है या नहीं है। अरे एक सामान्य कोई वैद्य है, वो भी देख करके बता देता है कि ये क्या है क्या नहीं है। और उसके बाद इतने सारे पेशेंट आते, देख करके पता नहीं चलता उसको। गुरुजी उसमें एक बात होती है पैसे का, वो पहले ही बता देते ये 20 रुपया दवाई, 20 रुपया वाला दवाई देने से, गवर्नर का देने से ठीक हो जाएगा। वो बोल रहा है जो 220 रुपया देने वाला है दवाई वो कैंसर करेगा, लेकिन उसको बोल रहा है ये मेरा मजबूरी है, नहीं तो कमाई मेरा घर जाएगा। तो रोगी तो चलिए ठीक है मरेगा जी, ही ना। नमस्कार, शुभ रात्रि, सत श्री